हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छा ही होंगे। तो आज हम लोग बीपीएससी टी 3.0 के लिए जो प्लेटफॉर्म का सेट निकाला गया था उन्हीं का सेट नंबर 1 को देखने वाले हैं। तो चलिए आज से इस चैनल के माध्यम से प्लेटफॉर्म का बीपीएससी टी 3.0 के लिए जो प्रैक्टिस सेट निकाला गया था उनका प्रत्येक दिन आपको एक वीडियो प्रोवाइड कराया जाएगा। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं और सिर्फ हम प्रत्येक दिन जीके जीएस के ही प्रश्न को देखेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, कोड वाला प्रश्न सेट किया गया है। तो उसमें जवाब देना है आपको कि सही कालानुक्रम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी निम्नलिखित घटनाओं को व्यवस्थित करें, यानी सीरीज में आपको बताना है। तो मुस्लिम उदार दिवस कब आया था, मतलब मनाया गया था। तो यह 22 दिसंबर 1939 को मनाया गया था। मुस्लिम उदार दिवस 22 दिसंबर 1939 को मनाया गया था। और डायरेक्ट एक्शन दिवस कब मनाया गया था। तो यह 16 अगस्त 1946 ईस्वी को मनाया गया था। और कांग्रेस मंत्रालय का इस्तीफा जो हुआ था यह कब हुआ था, ये आप नोट करते चलिए। तो कांग्रेस मंत्रालय का इस्तीफा जो हुआ था वह 29-30 अक्टूबर 1939 ईस्वी को हुआ था। और व्यक्तिगत सत्याग्रह जो हुआ था, व्यक्तिगत सत्याग्रह यह जो हुआ था 17 अक्टूबर 1940 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 17 अक्टूबर 1940 ईस्वी को। इस प्रकार आप इसे मिलान कीजिएगा तो ऑप्शन नंबर ए सही आएगा। यानी पहले कौन हुआ, उसके बाद कौन हुआ, उसके बाद कौन हुआ, ये आपको क्रम से सजाना था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से किसने बक्सर के युद्ध के तुरंत बाद अंग्रेजों के विरुद्ध बिहार में विद्रोह की शुरुआत की थी। तो यह किसने किया था? तो महाराज फतेह बहादुर शाही ने। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग के पाकिस्तान प्रस्ताव के पहले दो राष्ट्र के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था। तो यह मोहम्मद इकबाल ने प्रतिपादित किया था। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। स्वदेश बांधव समिति का संस्थापक कौन था। तो यह था अश्विनी कुमार दत्त। और यह मेन बीपीएससी में भी पूछा गया क्वेश्चन है। ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, स्वदेश बांधव समिति का संस्थापक कौन था। तो इसका राइट आंसर अश्विनी कुमार दत्त था। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप को क्या नाम दिया था। तो निकोबार द्वीप को इसने स्वराज द्वीप कहा था। और अंडमान को कहा था शहीद द्वीप। निकोबार द्वीप को स्वराज द्वीप और अंडमान द्वीप को शहीद द्वीप नाम रखा था। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि 19वीं शताब्दी के अंत में इतिहास के अध्ययन के लिए भारत में राष्ट्रीयता की भावना पैदा करने में किस प्रकार की मदद की। इतिहास की पुनर्व्याख्या करके और अंग्रेजों द्वारा भारत को पिछड़ा, आदिम और खुद पर शासन करने में असमर्थ घोषित किया था कि रूप में चित्रित करने का खंडन करके। तो ए भी सही है, इसमें बी भी सही है और सी भी सही है। बी नंबर है कि भारत के गौरवशाली अतीत के बारे में लिखकर और लोगों से उनकी उपलब्धियों पर गर्व करने का आग्रह करिए। इसके बाद था कि ब्रिटिश शासन के तहत दयनीय स्थितियों को बदलने और संघर्ष करने के लिए लोगों से आग्रह करके। इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फिरोज शाह तुगलक के दौरान नहरों के बनाने और रख रखाव के खर्चे डैश के द्वारा वहन किए जाते थे, यानी दिए जाते थे। तो किसके द्वारा? काश्तकारों के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, काश्तकारों। अगला नंबर क्वेश्चन है कि किसने प्रसन्नतापूर्वक 1907 में सूरत में कांग्रेस की फूट को हमारे लिए एक महान जीत के रूप में व्याख्या की थी। तो यह की थी लॉर्ड मिंटो द्वितीय ने। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, लॉर्ड मिंटो द्वितीय। अगला नंबर क्वेश्चन है कि शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है। शेरशाह का मकबरा सासाराम में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। और आईने ए अकबरी के लेखक को
आईने ए अकबरी किसके द्वारा लिखी गई थी? तो यह लिखी गई थी अबुल फजल द्वारा। किसके द्वारा? अबुल फजल के द्वारा। तो ऑप्शन में नहीं दिया गया है, इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन, और ये भी बार बार सेट में क्वेश्चन पूछा जाता है कि किरातार्जुनीयम पुस्तक किसने लिखा था? तो यह भैरवी या भारवी ने लिखा था। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? तो यह थे महाकश्यप। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा महाकश्यप। अध्यक्ष पूछा है यहाँ पे, प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष पूछा है, और ये क्वेश्चन है कि किसके शासनकाल में, तो वो भी अलग है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही था। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था? तो यह था चंपारण सत्याग्रह। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1917 ईस्वी में बिहार में हुआ था, चंपारण नामक स्थान पर। अगला नंबर क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों का दमन का चित्रण किया गया, की रचना किसने की? यानी नील दर्पण की रचना किसने की थी? तो दीनबंधु मित्र ने। किसने की थी? दीनबंधु मित्र ने। तो ऑप्शन में नहीं दिया गया है, इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार में सर्च लाइट, और ये मेन बीपीएससी का पूछा गया क्वेश्चन है कि बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो यह थे मुरली मनोहर प्रसाद। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा मुरली मनोहर प्रसाद। अगला क्वेश्चन है कि कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ हैं, तो यह है कार्डेमम की पहाड़ी। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। और यह किससे सटी हुई है? कन्याकुमारी से सटी हुई। कन्याकुमारी किस स्थान को कहा जाता है? तो तमिलनाडु की दक्षिणी छोर को। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश। और सबसे ज़्यादा जो वन आबादी है वह कहाँ पे है प्रतिशत में? प्रतिशत में पूछे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिजोरम। और सर्वाधिक वन पूछे तो मध्य प्रदेश, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जनजाति और राज्य की कौन सी जोड़ी सही नहीं है? तो भील गुजरात का है, गद्दी हिमाचल प्रदेश का जनजाति है, टोडा जो है यह केरल नहीं तमिलनाडु का है। कहाँ का है? टोडा जनजाति तमिलनाडु का है। और यही गलत था और गलत ही पूछा गया था। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप जो है यह होन्शु द्वीप है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा होन्शु द्वीप। अगला क्वेश्चन है कि भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्न जिलों में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है? तो यह है कच्छ का जिला। कच्छ जिला जो है यह गुजरात में पड़ता है और भारत का सबसे बड़ा जिला है कच्छ जिला। अगला नंबर क्वेश्चन है कि जब वायुमंडलीय दाब तेजी से कमी के कारण मध्य अक्षांश का तूफान तेजी से उग्र होता है तो इसे डैश कहा जाता है? तो इसे बम्बोजेनेसिस कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा बम्बोजेनेसिस। अगला नंबर क्वेश्चन है कि आल्प्स पर्वत से होकर कौन पवन चलती है? आल्प्स पर्वत से होकर कौन पवन चलती है? तो फोन पवन चलती है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा फोन पवन। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी आंध्र प्रदेश में स्थित है? तो पालकोंडा की पहाड़ी। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। और पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान जो है यह भी आंध्र प्रदेश में ही है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि गुटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी निम्नांकित में से किसके मध्य पाया जाता है? तो यह जो है निचले मेंटल और बाहरी क्रोड के बीच पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि स्पीति नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो यह सतलुज की सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा सतलुज की सहायक नदी है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है तो यूक्रेन की राजधानी कीव है, फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी है, और सुरीनाम जो है यह किसकी राजधानी है? तो इसका राइट आंसर जो है सुरीनाम जो है
यही सही हो जाएगा, ये गलत दिया गया है। सूरीनाम की राजधानी कहाँ पड़ता है? तो परामारिबो पड़ता है। कहाँ पड़ता है? परामारिबो। सूरीनाम की राजधानी परामारिबो पड़ता है। और कराकस किसकी राजधानी है? तो यह वेनेजुएला की राजधानी है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर सी से हो जाएगा। कराकस किसकी राजधानी है? वेनेजुएला की। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री पठार हिंद महासागर में जलमग्न है, यानी जलमग्न है, यानी जल में मिल गया है? तो यह है केरगुएलन का पठार। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा केरगुएलन का पठार। अगला नंबर क्वेश्चन है ब्रिटिश शासनकाल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था? ऐतिहासिक नहीं था तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955। यह जो है यह ऐतिहासिक कानून नहीं था, और बाद बाकी जो है यह सब ऐतिहासिक कानून था। चार्टर्ड एक्ट 1833 यह भी ऐतिहासिक कानून था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 यह भी ऐतिहासिक कानून था। अगला नंबर क्वेश्चन है कि राज्यसभा में निम्न राज्यों की सीटों का उचित अवरोही क्रम, यानी सबसे ज़्यादा किस राज्य में है, उसके बाद किस राज्य में है, उसके बाद किस राज्य में है, तो ये बताना है आपको। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में जो है 31 सीट है, राज्यसभा सीट की संख्या 31 है। बिहार उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र जो है, महाराष्ट्र में जो है यहाँ पे 19 है। तमिलनाडु में कितना है? 18 है। और बिहार में कितना है? 16 है। बिहार में जो है राज्यसभा सीट की संख्या कितना है? 16 है। और लोकसभा सीट की संख्या कितना है बिहार में? 40 है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। असत मेल को चुने। असत मेल को यानी कौन सा इसमें गलत दिया गया है? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, और इनमें जो है सभी गलत ही दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अनुच्छेद 48 में क्या है? तो अनुच्छेद 48 में जो है कृषि एवं पशुपालन का संगठन है। अनुच्छेद 48 में कृषि एवं पशुपालन का संगठन है। अनुच्छेद 50 जो है इसमें कार्यपालिका एवं न्यायपालिका को अलग किया गया है, यानी कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथककरण। अनुच्छेद 49 में जो कहा गया है हमें राष्ट्रीय महत्व के स्मारक स्थान वस्तुओं का संरक्षण करना चाहिए, यानी उसको देख रेख करनी चाहिए, हानि नहीं पहुंचाना चाहिए। और इसके बाद अनुच्छेद 40 में जो है वह क्या है? ग्राम पंचायतों का गठन है। और एक अनुच्छेद 44 जो आता है उसमें है समान सिविल संहिता। और अनुच्छेद 45 में क्या है? अनुच्छेद 45 में कहा गया है कि 0 से 6 वर्ष के बच्चों को देखभाल एवं निःशुल्क शिक्षा। तो ऑप्शन नंबर इसका डी से हो जाएगा। किसी का मिलान सही रूप से नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने घोषणा की कि भारत में अधिकारियों की नियुक्ति में राष्ट्रीयता और रंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा? तो यह किस अधिनियम के द्वारा घोषणा किया गया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। 1833 का चार्टर अधिनियम, इसी के द्वारा घोषणा किया गया था कि भारत में अधिकारियों की नियुक्ति राष्ट्रीयता और रंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि धन विधेयक भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? तो यह अनुच्छेद 110 में परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट है कि राज्य विधान परिषद के सदस्य निम्नलिखित में से किस श्रेणी से नहीं चुने जाते हैं? तो उद्योगपति श्रेणी से नहीं चुने जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, चाहे निर्वाचित हो या मनोनीत, दोनों सदनों द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि लोकसभा और विधानसभाओं के लिए एंग्लो इंडियन के नामांकन के प्रावधान को समाप्त करने के लिए किस विधेयक की मांग की गई? तो यह की गई 126वां संविधान संशोधन
2019 द्वारा 126वां संविधान संशोधन कब आया था? तो 2019 में आया था और इसी के द्वारा एंग्लो इंडियन के नामांकन के प्रावधान को समाप्त करने के लिए विधेयक की मांग की गई थी। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नागरिक कौन से मौलिक अधिकार का सहारा लेकर अदालत जा सकता है जब उसे लगता है कि राज्य द्वारा उसके किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया जा रहा है? तो यह अनुच्छेद 32 का प्रयोग करके सुप्रीम कोर्ट जा सकता है और अनुच्छेद 226 का प्रयोग करके हाई कोर्ट जा सकता है, यानी उच्च न्यायालय जा सकता है यदि उसका मौलिक अधिकार का हनन होता है तो। और संवैधानिक उपचार के अधिकार को बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की हृदय एवं आत्मा कहा है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस खंड को आमतौर पर उसकी अंतरात्मा भी कहा जाता है? तो उसे मौलिक अधिकार को जो है आमतौर पर उसकी यानी संविधान की अंतरात्मा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के सिद्धांतों को निर्धारित करने वाला उद्देश्य संकल्प जवाहरलाल नेहरू द्वारा डैश को प्रस्तुत किया गया था? तो यह 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को प्रस्तुत किया गया था। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था? तो यह 7वें संशोधन द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। भारत में पहली औद्योगिक नीति कब जारी हुई थी? तो यह 6 अप्रैल 1948 ईस्वी को जारी हुई थी। और क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि भारत में औद्योगिक नीति कब जारी हुई थी? तो ऑप्शन में सिर्फ रहता है 1948। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट प्रभावी हुआ? तो यह एक्ट जो आया था वह यह 2002 ईस्वी में ही आया था और प्रभावी 1 जुलाई 2005 ईस्वी से हुआ। अगला नंबर क्वेश्चन है कि मुख्य रूप से समान मानव विकास सूचकांक में सम्मिलित है? तो इसमें जो है जीवन प्रत्याशा शामिल है, प्रति व्यक्ति आय भी शामिल है, साक्षरता दर भी शामिल है। इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि कपास के रेशों का उपयोग कर कपड़े बनाने की आर्थिक गतिविधि किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है? तो यह द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आती है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। उद्योग धंधा जो है यह सभी द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है। कृषि प्राथमिक क्षेत्र में आता है और सेवा क्षेत्र जो है जैसे बैंकिंग हो गया, संचार का क्षेत्र हो गया, तो यह सभी जो है यह तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना का शुभारंभ कब किया गया? तो यह जनवरी 2015 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा और गलती से इसमें ऑप्शन नंबर ए पे टिक किया गया है। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि खाद्य और कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? और संगठन से क्वेश्चन बार बार किसी न किसी सेट में पूछा ही जाता है। खाद्य और कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह रोम में है। जैसे रेड क्रॉस का मुख्यालय पूछ दिया, सार्क का मुख्यालय पूछ देता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में श्रम के बारे में सही है उत्पादन के कारक के रूप में? तो यह बताना है आपको। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। यह सबसे अधिक मात्रा में है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि दो उपग्रह एक ही वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रहा है तो उनके क्या समान होंगे? तो उनके वेग जो होते हैं वह समान होते हैं। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। आवृत्ति को मापा जाता है, यानी आवृत्ति का ऐसे मात्रक क्या होता है, मापने वाली इकाई क्या होती है? तो आवृत्ति को हर्ट्ज में मापा जाता है और हर्ट्ज किसी में नहीं दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि सही कथन आपको चुनना है। तो सही कथन, लाल प्रकाश का तरंग दैर्घ्य बैंगनी प्रकाश से कम होता है, नहीं ज़्यादा होता है। क्या होता है? ज़्यादा होता है। लाल प्रकाश का तरंग दैर्घ्य बैंगनी प्रकाश से ज़्यादा है तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। और बैंगनी प्रकाश का तरंग दैर्घ्य जो होता है वह हरे प्रकाश से कम होता है। यहाँ पे ज़्यादा लिखा गया है।
तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर एक उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। यदि h ऊंचाई बढ़ा दिया जाए तो उपग्रह का आवर्तकाल जो होगा वह बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए उपयोग में लाते हैं। किस लेंस का उपयोग करते हैं? उत्तल लेंस का। दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। दूर में 2 अक्षर है तो 3 अक्षर वाला, और जैसे ये निकट है, निकट में 3 अक्षर है तो चौथा अक्षर वाला 2 3 3 4, इस प्रकार हम याद रखते हैं। और आप किस प्रकार याद रखते हैं तो आप कमेंट में बताइएगा। और ये क्वेश्चन जो है बार बार पूछा ही जाता है किसी न किसी एग्जाम में। अगला नंबर क्वेश्चन है कि किसी पिंड का वेग समरूप कहा जाता है जब जब वेग का मान और दिशा दोनों अपरिवर्तित हो तो वह उस पिंड का वेग समरूप कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि यदि 2 पिंडों के बीच की दूरी को दोगुनी कर दी जाए तो उनके बीच का गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा प्रारंभिक मान का कितना हो जाएगा? तो घटकर 1/4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि ध्वनि तरंग संपीड़नों एवं विरलनों के रूप में वायु स्तंभ से गुजर रही है। क्रमागत संपीड़नों एवं विरलनों में ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। सूर्य की ऊर्जा का जो स्रोत होता है वह क्या होता है? सूर्य की ऊर्जा का स्रोत पूछा गया है तो वह जो होता है वह नाभिकीय संलयन होता है। क्या होता है? नाभिकीय संलयन होता है। और ऑप्शन में नहीं दिया गया है, इस प्रकार इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सुमेलित है? तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। रेसरपाइन ट्रांक्विलाइजर ट्रांक्विलाइजर ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। और यही जो है सुमेलित है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि यदि रेडियो एक्टिव नमूने का द्रव्यमान 2 गुना होता है तो नमूने की सक्रियता एवं विघटन नियतांक क्रमशः क्या होगी? बढ़ेगी या समान रहेगी? ऑप्शन नंबर सक्रियता जो होगी वह बढ़ेगी और विघटन नियतांक जो होगा वह समान रहेगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन जोड़ते हैं जैसे कि निकेल और पैलाडियम ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि 2 रंगहीन गैसों को मिश्रित करने पर भूरे रंग की गैस बनती है। ये गैस है NO एवं O2 यानी नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड एवं ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा यौगिक विंटर ग्रिल तेल कहलाता है? तो यह कहलाता है मेथिल सैलिसिलेट ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आजकल सर्वाधिक प्रचलित एवं सुरक्षित शक्कर का विकल्प है तो यह है एस्पार्टेम ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा एस्पार्टेम। अगला नंबर क्वेश्चन है कि एक घोल का pH 3 से 6 बदलता है, इसमें H+ आयन की सांद्रता जो होगी वह ए और बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है? तो चूने का पानी जो होता है वह CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा दूधिया हो जाता है। ऑप्शन नंबर ई से हो जाएगा। CO दिया गया है नहीं कि CO2। अगला नंबर क्वेश्चन है कि इडोनेला सकेंसिस यह क्या है? तो यह एक जीवाणु है जो पेट प्लास्टिक को पचाने में सक्षम होता है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन एक प्रक्रम प्रकाश संश्लेषण में सम्मिलित है? तो यह है पर्याप्तम ऊर्जा स्थिति ऊर्जा में परिवर्तित होती है और संचित हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि अमरबेल जिसे कसकुटा के नाम से जाना जाता है यह किसका उदाहरण है? तो यह बाह्य परजीविता का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि बेडाक्विलीन दवा किसकी
किस बीमारी के इलाज से संबंधित है? बेटाक्विलिन दवा जो है यह किस बीमारी के इलाज से संबंधित है? तो दवा प्रतिरोधी यानी टीबी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि अफरा रोग किस में होता है? तो अफरा रोग जो होता है यह जुगाली करने वाला पशु में होता है। जुगाली करने वाले पशु में होता है अफरा रोग। अगला नंबर क्वेश्चन है कि प्रजातियों में डैश जीवित रहने का लाभ प्रदान कर सकता है अथवा केवल अनुवांशिक क्रम में योगदान प्रदान कर सकता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन पादप हार्मोन वृद्धि को रोकता है? तो यह है एब्सिसिक अम्ल जो होता है यह पादप हार्मोन वृद्धि रोकता है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। महिला सेक्स हार्मोन है तो यह है एस्ट्रोजन। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, एस्ट्रोजन। अगला नंबर क्वेश्चन है कि कोशिका का शक्ति स्रोत होता है तो यह माइटोकॉन्ड्रिया होता है। यानी कोशिका का पावर हाउस पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहा जाता है? तो ये इसे माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। यानी कोशिका का शक्ति गृह किसे कहा जाता है? पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो यह सभी माइटोकॉन्ड्रिया को ही कहा जाता है। कभी कभी इसका ही नाम इंग्लिश में पूछ लिया जाता है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं कि खेसारी दाल खाने से लेथायरिज्म नामक रोग हो जाता है। इस रोग के मुख्य लक्षण है। तो इस रोग के मुख्य लक्षण क्या होता है कि कंकाल तंत्र में अनियमितता और असमानता तथा तंतुओं का पतला पड़ जाना जो होता है यह लेथायरिज्म नामक रोग कहलाता है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि पारिस्थितिक तंत्र में किसका एकतरफा परिवहन होता है? पारिस्थितिक तंत्र में एकतरफा परिवहन मुक्त ऊर्जा का होता है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किसी नदी में जल की जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग जिसे बीओडी कहते हैं के संबंध में क्या सही है? तो यह तब बढ़ जाती है जब नदी के जल में मलजल मिल जाता है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। यह कब बढ़ता है? जब नदी के जल में मलजल मिल जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि सुनहरा चावल या गोल्डन राइस भविष्य की ट्रांसजेनिक फसल है, इसका प्रमुख लक्षण है। तो विटामिन ए की उच्च मात्रा है इसका प्रमुख लक्षण। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक होता है। तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है, मीथेन होता है, नाइट्रस ऑक्साइड होता है और भी गैस होते हैं। इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि बायोलॉजिकल रिस्पर्सिंग एक आधुनिक शल्य तकनीक है जिसके द्वारा उपचार करते हैं घुटनों के जोड़ों का। बायोलॉजिक रिस्पर्सिंग एक आधुनिक शल्य तकनीक है जिसके द्वारा किसका इलाज किया जाता है? घुटना के जोड़ों का। अगला नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण स्वपोषित पोषण का एक महत्वपूर्ण साधन है। प्रकाश संश्लेषण में जो घटना घटित नहीं होती है वह क्या है? तो कार्बन का CO2 में ऑक्सीकरण नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा, नहीं ही पूछा गया है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि गाय के दूध में वसा का प्रतिशत सुमेलित है। तो 4% होता है। गाय किसके दूध में वसा का प्रतिशत सुमेलित है यानी सही दिया गया है? तो बकरी के दूध में जो होता है वसा वह 4% होता है और यही सही है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? विश्व आर्द्रभूमि दिवस जो है यह काफ़ी इम्पोर्टेंट है जो कि 2 फरवरी को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि वर्ष 2024 में कितने हस्तियों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो पाँच हस्तियों को जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो उनमें से कौन कौन थे? तो कर्पूरी ठाकुर थे। भाजपा के जो वरिष्ठ नेता वह लाल कृष्ण आडवाणी थे। इसके बाद जो है हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन थे और पूर्व प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव थे।
और इसके बाद जो है चौधरी चरण सिंह थे। कुल मिलाकर 5 हस्तियों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया 2024 में। इस प्रकार 5 ऑप्शन में नहीं दिया गया है, इस प्रकार इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ई ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में पहला खेलो इंडिया पैरा गेम्स कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह नई दिल्ली में आयोजित किया गया, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में देश का पहला तांबे से बना राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को समर्पित बापू टावर कहाँ स्थापित किया गया है? तो यह पटना में स्थापित की जाने की घोषणा की गई है, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य ने घोल मछली को राज्य मछली घोषित किया है? तो यह गुजरात राज्य ने घोल मछली को अपना राज्य मछली घोषित किया। अगला नंबर क्वेश्चन है कि वर्ष 2024 का बजट किस प्रकार का बजट है? वर्ष 2024 का जो बजट है वह अंतरिम बजट है। किस प्रकार का बजट है? अंतरिम बजट है। अगला क्वेश्चन है कि ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को कृषि ड्रोन से सशक्त बनाने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई पहल का नाम क्या है? तो नमो ड्रोन दीदी, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो यह है अरविंद पनगड़िया जी, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, अरविंद पनगड़िया। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष में जाने वाली पहली अरब महिला, क्या पूछा है? पहली अरब महिला पूछा है। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली अरब महिला जो है यह कौन थी, कौन है? तो रेयाना बर्नाबी है। सॉरी, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली अरब महिला रेयाना बर्नाबी है, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि टेनिस खेल के इतिहास में सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले पुरुष खिलाड़ी जो है यह है नोवाक जोकोविक, ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। और इसके बाद यहाँ से जो प्रश्न शुरू होता है वह रीजनिंग का प्रश्न शुरू होता है। तो आप पीडीएफ लेने के लिए आप जो नंबर दिया गया है उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। पीडीएफ का कोई चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा, पीडीएफ बिल्कुल फ्री है। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।